फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन में क्या फ़र्क है? इसकी कस्टडी किसके पास होती है? इसमें पैसे कैसे जमा करवाए जाते हैं, कैसे निकलवाए जाते हैं? एनुअल बजट सिस्टम, ये जो सालाना बजट होता है, ये क्या है? और उसके बाद बजट कौन से ऐसे फंड्स हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से निकाले जाते हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो इस पे से चार्ज किए जाते हैं, और फिर बजट पेश करने का क्या प्रोसीजर होता है, फिर किसकी मोहर से इसकी तस्दीक होती है, इसकी अथेंटिकेशन का क्या प्रोसेस है। उसके बाद अगर बजट में कुछ अखराजात बताए गए थे लेकिन बाद में अखराजात उससे ज़्यादा हो गए तो उस रकम को हासिल करने का क्या तरीक़ेकार होगा, फिर इस पर वोट्स कैसे होते हैं, और जो अगर कोई असम्बली डिज़ोल्व हो गई है तो फिर और अखराजात की ज़रूरत पड़ गई है तो फिर क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा, सेक्रेटरीट्स के बारे में, और उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस जारी करने की, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर और आप देख रहे हैं लॉ इन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 78 से। यह है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, इसके बारे में। यहाँ से दरअसल फाइनेंशियल प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। तो इसका आर्टिकल 78 की क्लॉज 1 क्या कहती है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट, इनमें और पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन ये क्या है। आर्टिकल 78 की क्लॉज 1 कहती है ऑल रेवेन्यूज, जितने भी रेवेन्यू होंगे रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जिसने फेडरल गवर्नमेंट रिसीव करती है, ऑल लोन्स रेज्ड बाय दैट गवर्नमेंट, या जितने भी कर्जाजात इसके पास आते हैं, एंड ऑल मनीज रिसीव्ड बाय इट इन रीपेमेंट ऑफ एनी लोन, कि गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया था, अब वो लोन उसके पास आ गया है, ठीक है। रेवेन्यू सारे, कोई कर्जाजात इसने लिए हैं या इसके पास लोन की रीपेमेंट आई है, ये सब शेल फॉर्म पार्ट ऑफ अ कंसोलिडेटेड फंड। ये सारे जब एक जगह पे जमा होंगे, एक जगह पे कंसोलिडेटेड फंड क्रिएट करेंगे, टू बी नोन एज फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो इसको हम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कहेंगे। क्या क्या चीज़ उसमें आ गई, रेवेन्यू आ गए, कर्जाजात आ गए, और जो लोन्स की रीपेमेंट हुई है ये सारे आ गए। अच्छा, आगे आर्टिकल 78 की क्लॉज 2, ऑल अदर मनीज, इसके अलावा बाकी जितनी भी रकम है रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जिसे फेडरल गवर्नमेंट खुद या उसके बिहाफ पे वसूल किया जाता है, पैराग्राफ ए बताता है। पैराग्राफ बी बताता है रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट स्टैब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन, या फेडरेशन की अथॉरिटी के नीचे कोई और अगर कोर्ट स्टैब्लिश की है उसमें, या सुप्रीम कोर्ट में, या उसको वसूल होते हैं, या उसमें डिपॉजिट करवाए जाते हैं जितनी रकम, ये सारी भी आ जाएगी। ये सारी किस में आएगी, शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, ये पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन में आएगा। इसमें क्या क्या उसमें था, रेवेन्यू, कर्जाजात और या लोन की रीपेमेंट। इसमें है फेडरल गवर्नमेंट कोई भी रकम वसूल करती है वो खुद या उसके बिहाफ पर, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट या और भी किसी एस्टेब्लिश्ड कोर्ट जो फेडरेशन की अथॉरिटी के नीचे आती है, उसमें जितनी रकम या वो वसूल करती है या जितनी उसमें डिपॉजिट करवाई जाती है, ये जाती है पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन में। अच्छा, आगे आए कस्टडी एटसेट्रा ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, के इनकी कस्टडी किसके पास होती है। द कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू दैट फंड, ठीक है, उसकी कस्टडी, उसके अंदर रकम जमा करवाना, एंड विड्रॉल ऑफ मनी देयर फ्रॉम, या उसमें से रकम निकलवाना। द कस्टडी ऑफ अदर मनीज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, देयर पेमेंट इनटू, या जो उसके बिहाफ पे रकम वसूल की जाती है, देयर पेमेंट इनटू, उसके अंदर जो रकम जमा करवाई जाती है, एंड विड्रॉल फ्रॉम, या उसमें से निकलवाई जाती है, द पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन में से, दोनों की बात होगी। एंड ऑल मैटर्स कंसर्न्ड विद और एंसिलरी टू द मैटर्स अफोरसेड शैल बी रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, ठीक है। इसके अंदर रकम जमा, दोनों जो फंड्स हो गए, चाहे वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है या पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन है, इनके अंदर जितनी भी रकम जमा करवाएगी, उससे निकलवाई जाएगी वगैरह, जितने भी उस तरह के मामलात होंगे, या इससे और रिलेटेड भी मामलात हो सकते हैं ना, इन दोनों फंड्स में भी और इसके और भी रिलेटेड जितने मामलात हो सकते हैं, इनको रेगुलेट करेगा मजलिस शूरा का जारी किया हुआ एक्ट। और या फिर दूसरा कौन कर सकता है, और अनटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड, जब तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाई जाती
बाय रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट, सदर के बनाए हुए जो कवानीन हैं उनके मुताबिक इसको रेगुलेट किया जाएगा। किसके मुताबिक, क्या चीज़ है, कस्टडी किसके पास होती है, दोनों अकाउंट्स की कस्टडी होगी। जो मजलिस शूरा का एक्ट है उसके ज़रिए इसको रेगुलेट किया जाएगा, और जब तक कोई एक्ट ऐसा नहीं बनाया जाता तब तक सदर साहब के पास ये इख्तियार है कि उनके बनाए हुए कवानीन के मुताबिक इसको रेगुलेट किया जाएगा। अच्छा, आगे आ गया है बजट। ये है एनुअल बजट स्टेटमेंट, आर्टिकल 80। अच्छा, आर्टिकल 80 की क्लॉज 1 कहती है द फेडरल गवर्नमेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो मौशी साल है उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉज टू बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली आ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट पेश करेगी। वो स्टेटमेंट में क्या होगा, ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फॉर दैट ईयर। उस साल में वो बताएगी कि इतनी आमदन मुतवक्के है, कितना हमारे पास आमदन आएगी और ये हमारे अखराजात होंगे। In this part refer to as the annual budget statement, और इस पार्ट में जो ये होगा इसको एनुअल बजट स्टेटमेंट कहा जाएगा। एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या है, वो जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो हर जो मुआशी साल है उसके मुताबिक बताएगी कि इतना, नेशनल असेंबली के सामने इसको पेश करना है एक स्टेटमेंट के तौर पर कि इतने हमारे पास आमदन होगी और ये हमारे अखराजात होंगे। अच्छा, आगे आ जाती है क्लॉज 2, आर्टिकल 80 क्लॉज 2, द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली, अलग अलग उसको चाहे कि वो जाहिर करे, क्या क्या अलग अलग जाहिर करे, द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। सबसे पहले तो वो अलग ये बताएगी कि ये वो अखराजात हैं जो कानून ये कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से लिए जाएंगे, उनका अलग बताएगी कि ये वहाँ से चार्ज होने। द सम रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर, या दूसरे जो भी अखराजात हैं प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, या जो उसने प्रपोज किया है कि ये अखराजात हैं ये भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से इनको अदा किया जाए। ठीक है, उन्होंने दोनों चीज़ें अलग अलग बतानी है, क्या कि ये दस्तूर के मुताबिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये तो लिए ही जाएंगे, और दूसरा ये हम प्रपोज कर रहे हैं कि ये भी जो रकम है ये इसमें से चार्ज की जाए। एंड शेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर, और फिर यह कि रेवेन्यू अकाउंट पे जो अखराजात हैं उनको अलग किया जाएगा जो दूसरे अखराजात हैं उनसे। ठीक है, ये अखराजात भी अलग अलग बताएंगे, जो रेवेन्यू अकाउंट पे अखराजात हैं वो भी अलग बताए जाएंगे और जो दीगर अखराजात हैं उनको भी सेपरेट बताया जाएगा। अच्छा, आगे एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 बता रहा है कि ये कौन कौन से अखराजात हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से चार्ज किए जाएंगे, वो एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि उसने पहले बात हुई है ना कि ये तो वो हैं जो दस्तूर खुद कहता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से लिए जाएंगे। अब वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 81, The following expenditure shall be expenditure charged upon the federal consolidated fund, के फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से ये रकम अदा की जाएगी। पैराग्राफ ए, the remuneration payable to the president or and other expenditure relating to his office and the remuneration payable to, पहले तो जो पैराग्राफ ए है उसमें उसने बता दिया कि जो सदर साहब के या उनके ऑफिस के रिलेटेड अखराजात हैं वो इसमें से जाएंगे, और उसके साथ साथ जो नीचे एक लिस्ट दी हुई है ना, इनको भी जितना मुआवजा अदा किया जाता है वो कौन कौन है। उसका सब पैरा 1 कहता है द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अदा की जाएगी जो उनका मुआवजा बनता है। सब पैराग्राफ 2 जो है वो कहता है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी जो तनख्वाह है, जो उनका मुआवजा है। सब पैरा 3, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, जो सेनेट के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हैं उनके मुआवजात, उनकी तनख्वाहें। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जो स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, उनकी जितने भी अखराजात हैं वो। और सब पैरा 5 ये कहता है कि जितने द ऑडिटर जर्नल्स, द ऑडिटर जनरल के जो हैं एक्सपेंडिचर वो सारे इसमें से अदा किए जाएंगे। अब उन्होंने एक तो प्रेसिडेंट का बता दिया, दूसरा जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और ऑडिटर जनरल, ये सारे जो अखराजात हैं ये तो दस्तूर के मुताबिक उसमें हैं। आगे क्या है, ये है उसका जी पैराग्राफ बी, आर्टिकल 81 उसका पैराग्राफ बी, ये बताता है द
administrative expenses including the remuneration payable to officer and staff of the Supreme Court and Islamabad High Court, the Department of Auditor General, the Office of the Chief Election Commissioner and of the Election Commission। दोनों अलग अलग हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक पर्सन है ना, और जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरे का पूरा इदारा है। एंड द सेक्रेटरीट्स ऑफ द स्टेट सेनेट एंड नेशनल असेंबली, ठीक है, जितने भी इंतज़ामी अखराजात हैं। आगे उन्होंने बताया किस किस के, कि वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो अमला है उसके, जो ऑडिटर जनरल का डिपार्टमेंट है वो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऑफिस के भी, और इलेक्शन कमीशन उस इदारे के भी, और उसके अलावा जो दोनों सेक्रेटरीट हैं सेनेट का और नेशनल असम्बली का, जो सेक्रेटरीट्स हैं उनके अखराजात, ये सारे दस्तूर के मुताबिक हैं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से अदा किए जाएंगे। आगे आ जाता है इसका पैराग्राफ सी। वो कहता है ऑल डेट चार्जेस फॉर विच द फेडरल गवर्नमेंट इज़ लायबल, वो तमाम किस्म के चार्जेस, वो तमाम किस्म के कर्जा जात जो फेडरल जो है गवर्नमेंट के ज़िम्मे जो कर्जा जात हैं जिसको अदा करना उसके ज़िम्मे, वो सारे इसमें से अदा किए जाएंगे। उसमें और भी चीज़ें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जितना उस पर सूद लगा है वो भी, सिंकिंग फंड चार्जेस, द रीपेमेंट ऑफ एमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द रेजिंग ऑफ लोन्स, यानी ये जो है सिंकिंग फंड चार्जेस होते हैं कि कर्जे से बचने के लिए जो थोड़ी थोड़ी रकम अलग की जाए, या कैपिटल को ज़र मुबादला उसको कैपिटल की उसको इमोर्टाइजेशन के लिए अगर लोन रीपेमेंट की जा रही है उसको, यानी कर्जा जात की जितनी भी किस्में हैं और उस पर लगने वाला सूद, ये तो सारा हो गया ना, इसमें से अदा किया जाएगा जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मे आती है। उसके अलावा एंड अदर एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द रेजिंग ऑफ लोन्स, अगर और कोई कर्जा जात वो हासिल कर रहे हैं और उसके लिए कुछ और अखराजात करना पड़ते हैं, ठीक है, उनको और कर्जा हासिल करने के लिए कुछ और अगर अखराजात करने पड़ते हैं तो वो भी इसमें से दिए जाएंगे। एंड द सर्विस एंड रिडम्पशन ऑफ डेट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, या फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की ज़मानत पर अगर कोई जो भी कर्जा जात लिए हुए हैं वो भी इसी में से अदा किए जाएंगे। आगे आ जाता है डी पैराग्राफ, एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड, अच्छा, और इस पर अगर ये क्या कह रहा है पैराग्राफ, कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी जजमेंट आती है जिसमें अब उसको एक पेनल्टी है कि अब वो कोई जजमेंट आती है, कोई डिग्री आती है, कोई ट्रिब्यूनल या कोई कोर्ट अवार्ड करता है कि ये रकम है ये अदा करनी है पाकिस्तान को, तो फिर उससे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से अदा किया जाएगा। आगे आ जाता है पैराग्राफ ई, एनी अदर सम्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मजलिस शुरा टू बी सो चार्ज, या फिर तमाम किस्म की वो सारी रकमें जिसको या तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है या मजलिस शूरा का कोई एक्ट बताता है कि इसको फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से चार्ज किया जाए, तो वो भी इसमें से फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से चार्ज किया जाएगा। आगे आ जाता है प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, इसका जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 82 है, उसकी क्लॉज 1 है, सो मच टू द एनुअल बजट स्टेटमेंट एज रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन the federal consolidated fund may be discussed in but shall not be submitted to the vote of the national assembly, कि वो कहते हैं जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है ये से जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से मुतलका जो अखराजात हैं इसको बहस तो इस पर की जा सकती है नेशनल असम्बली में, लेकिन इस पर वोटिंग नहीं हो सकती। अभी आपने ये बात याद रखनी है, आगे भी एक बात आनी है। आर्टिकल 82 की क्लॉज 1 कहती है कि एनुअल बजट सिस्टम के जो अखराजात हैं कि वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से लिए जाने हैं, इसको नेशनल असेंबली में डिस्कस किया जा सकता है, इस पर वोटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, इसकी क्लॉज 2 कहती है सो मच ऑफ द एनुअल बजट स्टेटमेंट एज रिलेट टू द अदर एक्सपेंडिचर, पहले वो था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से, अब यह है अदर एक्सपेंडिचर शैल बी सबमिटेड टू द नेशनल असेंबली इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो कि दीगर अखराजात हैं वो ग्रांट की शक्ल में, ग्रांट के मुतालबे की शक्ल में नेशनल असेंबली में जमा किए जाएंगे। एंड द असेंबली शैल हैव पावर टू असेंट टू और टू रिफ्यूज टू असेंट टू। अब असेंबली के पास इख्तियार होगा कि एक तो था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से जो दस्तूर के मुताबिक हैं उसके लिए, दूसरा ये है कि अगर उसके अलावा अखराजात हैं तो उसको नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाएगा कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, ग्रांट डिमांड की जाएगी उनसे। अब नेशनल असेंबली के पास ये इख्तियार होगा कि चाहे तो उसके लिए रजामंदी दे दे और टू रिफ्यूज टू असेंट इट, या फिर इसकी रजामंदी से इनकार कर दे।
एनी डिमांड और को वो भी जो डिमांड है, और टू असेंट एनी डिमांड सब्जेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन, या फिर वो उसको रजामंदी तो दे लेकिन इस चीज़ के ताबे रहते हुए कि आप इस अखराजात में कमी करें, उसके पास ये इख्तियार होगा कि या तो वैसे इजाज़त दे दे या इजाज़त देने से इनकार कर दे, या इस तरह से इजाज़त दे कि भाई इसमें कुछ कमी करो तो फिर हम इसकी इजाज़त देते हैं। प्रोवाइडेड दैट, अब ये बड़ी समझने वाली बात है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, फ्रॉम द कमेंसिंग डे और द होल्डिंग ऑफ द सेकेंड जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली विच एवर अकर्स लेटर, इनमें से जो भी बाद में पूरा होता है, अ डिमांड शैल बी डीम टू हैव बीन असेंटेड टू विदाउट एनी रिडक्शन ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन। तो यही तस्वुर किया जाएगा कि जो उसमें अमाउंट स्पेसिफाई की गई थी उसको बगैर तखफीफ के, बगैर उसको कम किए हुए उसकी मंजूरी दे दी गई है। अब ये एक लाइन है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे और होल्डिंग ऑफ द सेकेंड जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली विच अकर्स लेटर, यानी अब मुद्दत ये देखनी है कि एक बिल पेश किया गया, सॉरी वो एक हाँ कोई मुतालबा पेश किया गया, अब कोई डिमांड पेश की गई और उसको गुजरे, उस डिमांड को पेश किए हुए या तो 10 साल का अरसा या नेशनल जो 2 इलेक्शन हैं जनरल, जो 2 जनरल इलेक्शन हैं नेशनल असम्बली के, ये अब ये कैसे है कि हो सकता है कि अगर इलेक्शन जो हैं किसी वजह की बुनियाद पर वो 9.5 साल में मुकम्मल हो गए तो अब इनको नहीं देखा जाएगा, अब 10 साल वाले जो दौरानिया हैं उसको देखा जाएगा। और इसी तरह अगर इलेक्शन हो जाते हैं 11 साल में तो फिर अब 10 साल को नहीं देखा जाएगा, अब देखा जाएगा जो 2 इलेक्शन का दौरानिया बनता है, यानी इनमें से जो भी टाइम लिमिट बाद में पूरी होगी उसके उस तक अगर इसमें कोई उन्होंने रिडक्शन नहीं की गई तो यही समझा जाएगा कि उन्होंने बग़ैर रिडक्शन के, बग़ैर तखफीफ के इसको कबूल कर लिया है, इसकी रजामंदी दे दी है। अनलेस तावक्त के बाय द वोट्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असम्बली, के असम्बली की जो मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप, उसकी जो मेजॉरिटी है वो वोट कर दे। इट इज़ रिफ्यूज्ड, कि या तो उन्होंने इनकार कर दिया है, और असेंटेड टू सब्जेक्ट टू अ रिडक्शन ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन, या फिर वो कहते हैं कि इस अमाउंट में रिडक्शन करें। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देख लें, एक तो यह है 10 साल का दौरानिया, दूसरा है 2 इलेक्शन, इन दोनों में से जो पीरियड बाद में ख़त्म होगा, अगर इलेक्शन को 11 साल लग गए हैं 2 इलेक्शन आने में तो फिर 11 साल देखा जाएगा, अगर इलेक्शन जल्दी हो गए 9.5 साल में हो गए तो फिर 10 साल वाला देखा जाएगा जो बाद में दौरानिया पूरा हुआ। अच्छा, ये टाइम लिमिट होगा, अगर ये टाइम लिमिट गुजर गई और जो था डिमांड की गई थी उस पर किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया तो फिर यही समझा जाएगा कि उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया है बग़ैर किसी रिडक्शन के। हाँ, अगर उसकी असम्बली की टोटल मेंबरशिप उसको इनकार कर देती है या फिर उसकी जो उसको कहती है कि इसमें तखफीफ करो तो फिर तखफीफ समझी जाएगी, वरना खुद ब खुद वो पहले वाली सूरत ही तस्वुर की जाएगी कि उसमें किसी किस्म की कोई तखफीफ नहीं हुई और उसे मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, इसकी क्लॉज 3 ये कहती है, नो डिमांड फॉर द ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कि वफाकी हुकूमत की सिफारिश के बगैर किसी भी किस्म की कोई डिमांड नहीं की जाएगी ग्रांट की, उसकी सिफारिश के साथ ही हो सकती है। आगे जाता है, अथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यह है कि इसके ऊपर किसकी मंजूरी से इसकी तौसीक होगी। आर्टिकल 83 उसकी क्लॉज 1 है, द प्राइम मिनिस्टर शैल अथेंटिकेट बाय हिज सिग्नेचर आर शेड्यूल स्पेसिफाइंग, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके दस्तखत से इसकी तस्दीक होगी। वो क्या है इसका पैराग्राफ, आर्टिकल 83 क्लॉज 1 पैराग्राफ ए, अ ग्रांट द ग्रांट्स मेड और डीम टू हैव बीन मेड बाय द नेशनल असेंबली अंडर आर्टिकल 83। ठीक है, वो पहले जो गुजर चुका है कि आर्टिकल 83 के मुताबिक उन्होंने जो कोई डिमांड्स की हैं, आर्टिकल 83 था, सॉरी आर्टिकल 82 है, लेट मी चेक इट अगेन। हाँ, जितनी भी जो ग्रांट्स हैं, द ग्रांट्स मेड और डीम टू हैव बीन मेड बाय द नेशनल असेंबली अंडर आर्टिकल 82। आर्टिकल 83 तो हम पढ़ रहे हैं, 83 में लिखा है कि 82 के तहत या तो डिमांड की गई है या ये तस्वुर किया जाता है कि वो आर्टिकल 82 के तहत डिमांड की गई है, तो उसको जो उसकी तौसीक है वो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। फिर और किसकी बात है, द सेवरल सम्स रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड बट नॉट एक्सीडिंग इन केस ऑफ एनी सम द सम शोन इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। ठीक है, पहले आर्टिकल
82 में था कि वो तो वही अखराजात है ना, आर्टिकल 82 ये था प्रोसीजर के मुतालिक कि नेशनल असम्बली का जो है वो कंसोलिडेटेड फंड में से जो जो चार्जेस होने हैं उस पर डिस्कशन की जा सकती है, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। ये सारा अगर इस तरह की कोई है जो स्टेटमेंट जमा करवाई है, एनुअल स्टेटमेंट जो है इसकी बजट स्टेटमेंट, एनुअल बजट स्टेटमेंट जो जमा करवाई गई है उसकी जो तौसीक होगी वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। उसके बाद आ जाता है जो वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से चार्ज किए जाने हैं, लेकिन जितना पहले बताया जा चुका है स्टेटमेंट पर उससे ज़्यादा नहीं, वो जो होंगे वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तौसीक से ही वो ऑथेंटिकेट होंगे। अच्छा, क्लॉज 2 इसकी कहती है द शेड्यूल सो ऑथेंटिकेटेड शैल बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली बट शैल नॉट बी ओपन टू डिस्कशन और वोट देयर अपॉन। अब आर्टिकल 83 की क्लॉज 2 क्या कहती है कि इस तरह से जो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, पहले था जब बजट पेश किया गया उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, उस लिहाज से जो हुआ है उसको भी ऑथेंटिकेट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। पिछले में पढ़ लिया आर्टिकल 82 में, आर्टिकल 82 में था वो जो बजट का प्रोसीजर था वो आ गया। अब इसकी क्लॉज 2 ये कहती है कि जब ये अखराजात आ गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तौसीक कर दी, अब ये जाते हैं उनके सामने नेशनल असेंबली के सामने, ठीक है, लेकिन अब इन पर ना तो डिस्कशन की जा सकती है ना इस पर वोट किया जा सकता है, जबकि पहले डिस्कशन की जा सकती थी, वोट तब भी नहीं किया जा सकता था। अब डिस्कशन भी नहीं की जा सकती और वोट भी नहीं किया जा सकता। इसको ऑथेंटिकेट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद ये नेशनल असेंबली में जाएगा, लेकिन अब ना इस पर बहस हो सकती है ना इस पर वोटिंग हो सकती है। अच्छा, आर्टिकल 83 की क्लॉज 3 ये कहती है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन no expenditure from the federal consolidated fund shall be deemed to be duly authorized unless it is specified in the schedule so authenticated and such schedule is laid before the National Assembly as required by clause 2। कानून के ताबे रहते हुए कोई भी फंड कंसोलिडेटेड फंड में से नहीं लिया जाएगा ता वक्त उसको ड्यूली तौर पर स्पेसिफाई करके ऑथोराइज ना करवाया जाए और फिर ऐसे ही इशू को ऑथेंटिकेट करवाया जाए प्राइम मिनिस्टर से और इसको नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन इसी आर्टिकल की क्लॉज 2 के मुताबिक, इस आर्टिकल की क्लॉज 2 ये कहती थी कि अब ना उस पर डिस्कशन होगी ना उस पर वोटिंग होगी, लेकिन हाँ नेशनल असेंबली के सामने उसको पेश ज़रूर किया जाएगा। इस तरह से ये हमारा आर्टिकल 83 है ये मुकम्मल हुआ है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से कोई अखराजात नहीं होंगे ता वक्त कि उसको ऑथेंटिकेट, उसको प्रॉपरली तौर पर स्पेसिफाई किया जाए स्केड्यूल में, उसको ऑथेंटिकेट किया जाए और दोबारा उसको नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाए, लेकिन अब उस पर ना वोटिंग हो सकती है ना उस पर डिस्कशन हो सकती है। अब वो बात आ गई कि अगर जो एक्सपेंडिचर सोचे गए थे कि इतने एक्सपेंडिचर होंगे स्टेटमेंट के मुताबिक, जो बजट एनुअल बजट स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक, लेकिन अखराजात उससे ज़्यादा हो गए, तो अब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स, आर्टिकल 84 है, इफ़ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर इज़ फाउंड, अगर किसी भी मालियाती साल के लिहाज से ये पाया जाता है, इसका पैराग्राफ ए है, दैट द अमाउंट ऑथोराइज टू बी एक्सपेंडेड फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज़ इनसफिशेंट, कि ये जो ख़ास रकम की गई थी मुख्तस, ये इनसफिशेंट है, ये इससे गुजारा नहीं होता, ये नाकाफ़ी है, और दैट अ नीड हैज़ अराइजन, कि कोई अब ज़रूरत पैदा होगी है फॉर एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस, कि अब कोई नई सर्विस है उसके ऊपर अखराजात करने पड़े, नॉट इंक्लूडेड इन द एनुअल बजट स्टेटमेंट फॉर दैट ईयर, और वो उस साल बजट में जो एनुअल बजट था उसके अंदर नहीं शामिल किया गया था। ठीक है, एक तो ये कि अखराजात बढ़ गए हैं, दूसरा कोई नई सर्विस आ गई है और उसमें वो अखराजात हैं जो पहले उसमें नहीं लिखे हुए थे। अच्छा, पैराग्राफ बी कहता है that any money that has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service फॉर दैट ईयर, कि कोई एक प्रोजेक्ट था मिसाल के तौर पर, उसके लिए एक रकम मुख्तस की गई हुई थी लेकिन उससे ज़्यादा रकम उस पर खर्च कर दी गई है। ये दो सूरतें हैं, एक तो ये कि वो अखराजात बढ़ गए हैं, दूसरा ये है कि अखराजात जो बताए हुए थे कि ये फ़लाँ मद में खर्च होंगे, उस मद में से ज़्यादा खर्च हो गए, उस एक स्पेसिफिक जो जगह थी उस पर ज़्यादा खर्च हो गए हैं। अच्छा, अब क्या होगा? द फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब फेडरल जो गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि वो फेडरल कंसोलिडेटेड जो फंड है उसमें से ये अखराजात करे। वेदर द एक्सपेंडिचर इज चार्ज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन दैट फंड और नॉट, चाहे उनका उसमें दस्तूर में जिक्र है
दस्तूर के लिहाज से चार्ज किए जा रहे हैं या नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। एंड शेल कॉज टू बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली, लेकिन उसको नेशनल असेंबली के सामने पेश करना होगा। सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट और एज द केस में बी एन एक्सेस बजट स्टेटमेंट, जो भी है या तो वो एक्सेस स्टेटमेंट है कि इस मद में हमने ज़्यादा खर्च किए हैं, या वो सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट है कि अब हमें अखराजात की ज़्यादा ज़रूरत है। Setting out the amount of that expenditure and the provisions of Article 80 to 83, अच्छा ये मैं बाद में बताता हूँ कि setting out the amount of that expenditure, वो जो है अब मज़ीद एक्सपेंडिचर खर्च हुए उनको सेट करते हुए, उनको देते हुए, and the provisions of Articles 80 to 83 shall apply to those statements as they apply to annual budget statement। अब वो कहता है 80 से लेकर 83 तक जितनी प्रोविजन, जितनी आर्टिकल्स पीछे गुजरी हैं, उनमें जो प्रोविजंस हैं वो इस जो सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट है उन पर भी इसका वैसे ही इतलाक होगा जैसे एनुअल बजट स्टेटमेंट पे होता था। अब आर्टिकल 80 से लेकर 83 तक क्या था कि वो बजट किस तरह पेश होना है और कहाँ कहाँ उसके अखराजात होने हैं और फिर कैसे उसको ऑथेंटिकेट करना है और इसका प्रोसीजर क्या होगा, जो उस पर इतलाक होता था ना 80 से 83 तक उस पर एनुअल बजट स्टेटमेंट पर, वही इतलाक सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट पर या एक्सेस जो था, एक्सेस ग्रांट है, एक्सेस बजट स्टेटमेंट, उस पर भी उसका वैसे ही इतलाक होगा। वो यही समझ लें कि जिस तरह उसको आप उस पर बहस कर सकते हैं लेकिन उस पर वोट नहीं कर सकते, जो जो वहाँ पे चीज़ें थी वही इस पे लिहाज से भी होंगी। आगे है आर्टिकल 85 वोट्स ऑन अकाउंट। Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to the financial matters, ऊपर जो भी कुछ बयान किया गया है उसके बावजूद, the National Assembly shall have power to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year, not exceeding 4 months, pending completion of the procedure prescribed in Article 82 for the voting of such grant and authentication of the schedule of authorized expenditure in accordance with the provision of Article 83 in relation to the expenditure। अब क्या बात कर रहे हैं कि बेशक इसमें जो कुछ बयान हुआ है, अहकाम जो ऊपर बयान किए उसमें जो कुछ भी हुआ है, उसके बावजूद नेशनल असेंबली के पास ये पावर है कि अगर कोई मामला है जो आर्टिकल 82 के तहत अभी पेंडिंग है, जिसपे वो तखफीफ वाला मामला था या इस तरह के बजट के स्टेटमेंट के मुताबिक था और आर्टिकल 3 उसको ऑथेंटिकेट करना था, अभी यानी वो मामला चल रहा है कि उसको आर्टिकल 82 के मुताबिक हम लेके आ रहे हैं या 83 के मुताबिक लेके आ रहे हैं, अब वो मामला पेंडिंग है, उसके होते हुए जो है नेशनल असेंबली उसके पास ये इख्तियार है कि वो साल के किसी हिस्से के लिए, वो कोई भी लिमिट हो सकती है लेकिन वो 4 माह से ज़्यादा नहीं, उसके लिए वो कोई एडवांस में ना कोई चीज़ जारी कर सकती है कि आप ये अखराजात कर लें कि वो मामला जब तय होगा आर्टिकल 82 और आर्टिकल 83 के तहत, तो जब वो ऑथेंटिकेट होगा, जब वो पेश होगा वगैरह सारा, वो तो सब अपनी जगह है, वो मामला पेंडिंग है, वो हल हो जाएगा, लेकिन जब तक वो हल होता है तब तक हम आपको एडवांस कोई रकम जो है वो अलॉट कर सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर के लिए अपनी पावर के साथ। अच्छा, आर्टिकल 86 कहता है पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, जब असेंबली तहलील भी हो जाती है तब भी एक्सपेंडिचर ऑथराइज करने की पावर होती है, किसके पास? आर्टिकल 86। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैटर्स एट एनी टाइम व्हेन नेशनल असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। ठीक है, जो कुछ भी ऊपर बयान किया है उसके बावजूद अगर किसी वक्त पे नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 months इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वही मामला जो उसमें नेशनल असेंबली कर सकती थी, अब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास ये इख्तियार है कि जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है कि अंदाज़न इतना अखराजात आएंगे तो वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से वो अलाउ कर सकती हैं। किस माह कितनी दौरानिए के लिए? साल के किसी भी हिस्से के लिए, किसी मालियाती साल के किसी भी हिस्से के लिए, लेकिन वो जो टाइम लिमिट है वो 4 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो साथ भी बताया गया पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में जो प्रोसीजर बताया हुआ है वो पेंडिंग है, वोटिंग का जो मामला है, फॉर द वोटिंग ऑफ ग्रांट्स एंड द ऑथेंटिकेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 83 इन रिलेशन टू द एक्सपेंडिचर। यानी वो आर्टिकल 82 और 83 के तहत जो बाकायदा प्रोसीजर
प्रोसीजर था कि पहले वोटिंग होगी, फिर उसके बाद दस्तखत किए जाएंगे, ऑथेंटिकेट किया जाएगा, वो प्रोसेस साइड पे चल रहा है। ये उसको एक तरह से सरपास करते हुए, अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए, ये एक 4 साल से कम दौरानिए के लिए वो अखराजात जो हैं वो एडवांस में जारी कर सकते हैं। अब आगे आता है आर्टिकल 87। वो ये कहता है सेक्रेटरीट्स ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेज हैं, मजलिस शूरा हैं, इनके अलग अलग सेक्रेटरीट होंगे। ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटरीट, हर हाउस का अलग सेक्रेटरीट होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कंसिडर्ड एज प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउसेज। लेकिन ये भी शर्त है कि साथ इस प्रोविजन में जो कुछ भी बताया गया है, इस क्लॉज में जो कुछ भी बताया गया है, वो दोनों हाउसेज के लिए, अगर सेनेट और नेशनल असेंबली के लिए मुश्तरका कोई पोस्ट क्रिएट की जा रही हैं तो उससे नहीं रोक सकती। अच्छा, क्लॉज 2 इसकी ये कहती है मजलिस शूरा में बाय लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट and the conditions of service of persons appointed to the secretariat staff of either house। जो मजलिस शूरा है वो रेगुलेट कर सकती है किसी भी हाउस के लिए, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, सेनेट है या नेशनल असेंबली है, उसके लिए कोई स्टाफ रिक्रूट किया जा रहा है तो उसकी रिक्रूटमेंट को रेगुलेट कर सकती है, या उनकी जो सर्विस की कंडीशंस हैं उनको रेगुलेट कर सकती है अपॉइंटमेंट के लिए। जो अगर कोई सेक्रेटरीट का कोई स्टाफ अपॉइंट किया जा रहा है तो मजलिस शूरा दोनों किसी भी हाउस का जो स्टाफ है उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी सर्विस, जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उस सबको रेगुलेट कर सकती है। अच्छा, आर्टिकल 3 कहता है अनटिल प्रोविजन इज मेड बाय मजलिस शूरा अंडर क्लॉज 2। अंडर क्लॉज 2 था कि मजलिस शूरा उसको कंट्रोल कर सकती है, जब तक कि वो नहीं बनाई जाती। अभी मजलिस शूरा ने प्रोविजन नहीं बनाई, तब तक क्या होगा? द स्पीकर और एज द केस में भी द चेयरमैन में विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द नेशनल असेंबली और द सेनेट। अब ये क्या है कि मजलिस, ये अभी तक प्रोविजन नहीं बनी। वैसे तो ये प्रोविजन किसने बनानी है? मजलिस शूरा ने। अभी प्रोविजन नहीं बनी तो फिर क्या होगा कि स्पीकर या चेयरमैन साहब, ठीक है, स्पीकर अपना देखेंगे नेशनल असेंबली के जो मामलात हैं और चेयरमैन साहब देखेंगे जो सेनेट के मामलात हैं। अब उन्होंने अपॉइंटमेंट करनी है तो वो क्या करेंगे कि सदर की अप्रूवल के साथ, प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल के साथ वो बना सकते हैं रूल एज अंडर क्लॉज 2 मेक रूल्स। हाँ, वो रूल्स बना सकते हैं किसको रेगुलेट करने के लिए? उन जो रिक्रूटमेंट को और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है कि जो भी नेशनल असेंबली के लिए या सेनेट के लिए जो भी स्टाफ रखा जा रहा है सेक्रेटेरिएट में, उसकी रिक्रूटमेंट को, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस को, उनकी अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करने के लिए वो खुद प्रोविजंस बना सकते हैं। लेकिन वो बनाएंगे किसके साथ? सदर साहब की अप्रूवल के साथ। जो स्पीकर साहब हैं वो बनाएंगे नेशनल असेंबली के लिए, लेकिन वो भी अप्रूवल लेंगे किनसे? सदर साहब से। जो चेयरमैन साहब हैं वो बनाएंगे सेनेट के लिए और वो भी अप्रूवल लेंगे प्रेसिडेंट साहब से। अच्छा, आगे आ जाती है आर्टिकल 88। ये है फाइनेंस कमेटीज़ जो हैं उनके बारे में। आर्टिकल 88 उसकी क्लॉज 1, द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट विद इन ऑथोराइज्ड एप्रोप्रिएशन शैल बी कंट्रोल्ड बाय द नेशनल असेंबली और एज द केस में बी द सेनेट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ इट्स फाइनेंस कमेटी। के नेशनल असेंबली के अखराजात हों या जो सेनेट के अखराजात हों, इनको कंट्रोल करेगी नेशनल असेंबली या सेनेट खुद। यानी हर जो हाउस है वो अपने अखराजात को कंट्रोल करेगा, खुद उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन क्या होगा? एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ इस फाइनेंस कमेटी। हर जो हाउस है उसकी फाइनेंस कमेटी होगा, उसकी नसीहत पे अमल करते हुए ये अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, क्लॉज 2 अब बताती है कि वो कमेटी किसके बारे में होगी। आर्टिकल 88 क्लॉज 2, द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द स्पीकर और एज द केस में बी द चेयरमैन, the Minister of Finance and such other members as may be elected thereto by the National Assembly or as the case may be the Senate। फाइनेंस कमेटी में एक तो होंगे स्पीकर साहब, अगर वो कमेटी है नेशनल असेंबली के लिए, और उसके साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या और जितने भी लोगों को नेशनल असेंबली ने इलेक्ट किया इस काम के लिए, ये सारे हो जाएंगे उस फाइनेंस कमेटी में। अब हम फाइनेंस कमेटी की बात करते हैं कि अगर वो सेनेट के लिए है तो उसमें होंगे चेयरमैन साहब और जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस किस्म के लोग, जो इसी तरह के लोग जो मेंबर वो इलेक्ट करते हैं सेनेट उस कमेटी के लिए, वो उस कमेटी में शामिल होंगे। और ये कमेटी क्या करेगी? ये रेगुलेट कर सकती है, इसकी एडवाइस के ज़रिए जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा।
आगे आ जाती है इसकी क्लॉज 3, द फाइनेंस कमेटी में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। जो फाइनेंस कमेटी है उसके पास इख्तियार होगा कि वो इसको रेगुलेट करने के लिए प्रोसीजर बना सकती है। आगे आ गई ये बात ऑर्डिनेंसेस की कि जो सदर साहब के पास इख्तियारात होते हैं कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, कि सदर की जो ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है वो आर्टिकल 89 उसकी क्लॉज 1, द प्रेसिडेंट में एक्सेप्ट व्हेन द सेनेट और नेशनल असेंबली इज इन सेशन, सिवाय इसके कि कौमी असम्बली या सेनेट इनका कोई इजलास जारी है। अगर इनका इजलास कोई जारी है तो फिर नहीं, वरना प्रेसिडेंट साहब में इफ़ सेटिस्फाइड वो बना सकते हैं, वो कर सकते हैं इफ़ सेटिस्फाइड, अगर वो मुतमईन होते हैं दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन मेक एंड प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर। कौमी असम्बली का या सेनेट का अगर सेशन है तो फिर नहीं, अगर ये सेशन नहीं है और प्रेसिडेंट साहब ये महसूस करते हैं कि ज़रूरत इस अमर की है कि कोई एक्शन लिया जाए, कि फौरी तौर पर किसी ऑर्डिनेंस को जारी करने की ज़रूरत है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसकी क्लॉज 2 क्या कहती है? एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल। पहले तो ये बता दिया कि प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि अगर सेशन नहीं जा रहा, वो ये समझते हैं कि अभी ज़रूरी है ये चीज़, कोई ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना, तो वो कर सकते हैं। दूसरा क्या बताता है? क्लॉज 2 ये बताती है एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल, यही जो आर्टिकल है इसके तहत अगर कोई ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जाता है, शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। इसकी वही ताकत होगी जो मजलिस शूरा के एक्ट की ताकत होती है, इस ऑर्डिनेंस के भी। एंड शैल बी सब्जेक्ट टू लाइक रिस्ट्रिक्शंस एट द पावर ऑफ मजलिस शूरा टू मेक लॉ बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, वो आगे दूसरी बात आ जाती है। लेकिन अभी तक बात यह है कि इस आर्टिकल के तहत जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जाएगा उसकी वही ताकत होगी जो मजलिस शूरा की एक्ट होगी, और उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी वही होंगी जो मजलिस शूरा के किसी एक्ट की होती हैं। जो लाइक एज द जो उसकी पावर पर होती हैं, कानून बनाने की पावर पर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो इस पर भी लागू होंगी। उसकी ताकत भी वही होगी, उसका असर भी वही होगा, और जो इसकी कानून बनाने की ताकत, इसकी रिस्ट्रिक्शंस भी वही, इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी वही होंगी जो मजलिस शूरा की पावर पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कानून बनाने के लिहाज से। बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, लेकिन इस तरह का जो हर ऑर्डिनेंस होगा, शैल बी लेड, उसको रखा जाएगा। क्या है इसका सब पैराग्राफ आ गया 1, कहाँ पे रखा जाएगा? बिफोर द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के सामने, इफ इट कंटेन्स प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी मैटर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 73। इसको नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाएगा। कौन सा? जो भी ऑर्डिनेंस सदर साहब ने जारी किया है उसको नेशनल असेंबली के सामने पेश करना है। कब? अगर उसमें आर्टिकल 73 की क्लॉज 2 के तहत कोई एक या सारे मैटर्स अगर उसमें मौजूद हों तो फिर उसको नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाएगा। अब आर्टिकल 73 क्या है? वो था मनी बिल के रिलेटेड, कि अगर मनी बिल के रिलेटेड कोई है और उसकी जो क्लॉज 2 है वो है इस बारे में कि टैक्स कोई लगाना है, टैक्स किसी को ओमिट करना है वगैरह, या ऑडिट वगैरह के बारे में है। अगर इस तरह का कोई मनी के रिलेटेड है मामला तो फिर उसको नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा। एंड शैल स्टैंड रिपील्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ 120 डेज, और 120 दिन का जब वक्त गुजरता है तो ये समझा जाएगा कि वो ऑर्डिनेंस अब ख़त्म हो गया जो सदर साहब ने जारी किया है। उसमें अगर तो है मनी रिलेटेड कोई मामला है, आर्टिकल 73 की क्लॉज 2 के तहत कोई मामला है, तो फिर इसको नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा। क्योंकि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि जो मॉनिटरीली जो मनी के जितने भी बिल्स होते हैं उनकी ओरिजिनेट करने की जगह वही होती है, नेशनल असेंबली होती है। बाकी किसी भी जगह पे ओरिजिनेट हो सकते हैं, सेनेट में भी हो सकते हैं, नेशनल असेंबली में भी हो सकते हैं, लेकिन मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होते हैं। इसी तरह जो ये है इसको भी पेश किया जाएगा नेशनल असेंबली के सामने, लेकिन 120 दिन के अंदर ये रिपील्ड तस्वर किया जाएगा जब ये टाइम एक्सपायर होता है, और अपनी प्रोमलगेशन से लेकर, अपने नफाज से लेकर 120 दिन के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा, ये रिपील हो जाएगा जब ये पीरियड एक्सपायर होता है। इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, यानी एक तो ये था 120 दिन का दौरानिया, दूसरा ये है कि ये पीरियड अभी तक नहीं ख़त्म हुआ,
A resolution disapproving it is passed by the assembly, और जो असेंबली थी उसने एक रेजोल्यूशन पास कर दी कि हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, तो फिर भी वो अपॉन द पासिंग ऑफ दैट रेजोल्यूशन, तो जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास होता है तो फिर ये रिपील हो जाएगा। यानी एक तो हो जाएगा 120 दिन के दौरानिए के साथ रिपील, या फिर अगर असेंबली ने इकट्ठे होकर करारदाद पेश कर दी है और उस करारदाद को पास करवा लिया है कि हम इसे डिसअप्रूव करते हैं तो फिर भी ये रिपील हो जाएगा। इसका सब पैरा 1 था। आगे सब पैरा है जी, अच्छा आगे एक और भी है, प्रोवाइडेड दैट नेशनल असेंबली में बाय अ रेजोल्यूशन एक्सटेंड द ऑर्डिनेंस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 120 डेज। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अगर ये नेशनल असेंबली चाहे तो वो उसको 120 दिन और ना एक्सटेंशन भी दे सकती है। एंड इट शैल स्टैंड रिपील्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड। अब इसको मजीद जो तौसीह दी थी 120 दिन के बाद, पहला 120 दिन तो था जो सदर साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया, दूसरे 120 दिन है जब असेंबली ने उसको इजाज़त दे दी कि 120 दिन और ये एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रह ले। तो जैसे ही वो एक्सटेंडेड पीरियड ख़त्म होगा 120 दिन का तो ये रिपील हो जाएगा। या फिर दूसरा केस क्या है, और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट इज़ पास्ड बाय द असेंबली अपॉन द पासिंग ऑफ दैट रेजोल्यूशन, के पहले तो उन्होंने एक्सटेंडेड पीरियड के लिए उसको मंजूर कर लिया, उन्होंने तौसीह दे दी, लेकिन 120 दिन का अरसा नहीं गुजरा और असेंबली ने दोबारा उसको डिसअप्रूव करने के लिए कोई रेजोल्यूशन ले आए और वो रेजोल्यूशन पास हो गई, तो जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास होगी ये ऑर्डिनेंस रिपील हो जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सटेंशन फॉर फर्दर पीरियड मे बी मेड ओनली वंस, कि ये जो एक्सटेंशन है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा दी जा सकती है, इसके बाद दोबारा ये एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। जो नेशनल असेंबली ने उसको एक्सटेंशन दी थी, एक तो ये था 120 दिन का दौरानिया जो सदर के ऑर्डिनेंस का था, अब अगला 120 दिन का दौरानिया आया जो असेंबली ने इसको एक्सटेंड किया। अब एक ही दफ़ा एक्सटेंड कर सकती है, इसके बाद वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, उसके बाद वो रिपील हो जाएगा। आगे आ जाता है इसका जी सब पैराग्राफ 2, बिफोर बोथ हाउसेज को पीछे से मिला के पढ़ते हैं। क्या है, एनी सच बट एवरी सच ऑर्डिनेंस शैल बी लेड। इस तरह का जो सदर साहब का पास किया होगा हर जो ऑर्डर है उसको पेश किया जाएगा कहाँ, शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज, दोनों के सामने पेश किया जाएगा। इफ it does not contain provision dealing with any of the matter referred in sub paragraph 1। सब पैराग्राफ 1 में जो मैटर बताया था यानी वो 73 क्लॉज 2 यानी मनी के रिलेटेड अगर उसमें कोई मामला नहीं है तो फिर उसको दोनों हाउसेज में पेश किया जाएगा, उनके सामने शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज इफ इट, अगर उसमें वो नहीं है, एंड शैल स्टैंड रिपील्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ 120 डेज फ्रॉम इट्स प्रोमलगेशन, कि अब उसको दोनों में से किसी हाउस के सामने भी पेश किया दोनों हाउसेस के सामने पेश किया जाएगा, और जैसे ही 120 दिन का अरसा गुजरता है वो एक्सपायर हो जाएगा, वो रिपील हो जाएगा। या दूसरी सूरत कब रिपील होगा, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट इज पास्ड बाय ईदर हाउस, दोनों में से कोई भी हाउस उसको डिसअप्रूव करने के लिए रेजोल्यूशन मूव करता है और फिर उसको पास करवा लेता है, और जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास होगी तो ये जो ऑर्डिनेंस था ये रिपील हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में से किसी हाउस में भी आया था, ये दोनों हाउसेस के सामने पेश किया गया था। अब दोनों में से कोई भी जो एक हाउस है वो अगर इसको डिसअप्रूव करने के लिए कोई रेजोल्यूशन लेके आता है और उसको वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो ये ऑर्डिनेंस रिपील हो जाएगा। अच्छा, provided that either house may be a resolution extend it for a further period of 120 days and it shall stand repealed at the expiration of the extended period, बशर्ते कि ये कोई भी जो हाउस है वो इसको मज़ीद 120 दिन की तौसीह दिला सकता है और जैसे ही 120 दिन का अरसा गुजरेगा ये रिपील हो जाएगा। और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड आ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट इज पास्ड बाय अ हाउस, कोई भी एक हाउस है जो उसको डिसअप्रूव करने के लिए रेजोल्यूशन लेकर आता है, तो जैसे ही वो रेजोल्यूशन अपॉन द पासिंग ऑफ दैट रेजोल्यूशन, जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये रिपील हो जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सटेंशन फॉर अ फर्दर provided further that extension for a further period may be made only once, इसमें भी ये है कि ये जो है तौसीह है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार की जा सकती है। आगे है may be withdrawn at any time by the president, इसको पीछे से मिला के पढ़ना पड़ेगा। पीछे क्या लिखा हुआ था कि but every such ordinance
एवरी सच ऑर्डिनेंस, इस तरह का हर जो ऑर्डिनेंस है मे बी विदड्रॉन, उसको वापस ले सकते हैं एट एनी टाइम, किसी भी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब चाहें तो उसको किसी भी वक्त वापस ले सकते हैं। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 2, आर्टिकल हम इसकी क्लॉज 3 पढ़ रहे हैं कि जो क्लॉज 2 में हम पढ़ के आए हैं कि वो तोसीह दे सकते हैं वगैरह, उससे टकराए बगैर, उससे प्रेजुडिस हुए बगैर, इसका पैराग्राफ ए है, वो क्या कहते हैं, एन ऑर्डिनेंस लेड बिफोर द नेशनल असेंबली अंडर सब पैराग्राफ 1 ऑफ द पैराग्राफ ए ऑफ क्लॉज 2, क्लॉज 2 के पैराग्राफ 1 का जो सब पैराग्राफ ए का जो सब पैराग्राफ 1 था, उसके मुताबिक कोई भी जो ऑर्डिनेंस नेशनल असेंबली के सामने रखा जाता है, शैल बी डीम टू बी अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असेंबली, वो ये समझा जाएगा कि वो एक ऐसा बिल है जिसको नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है, वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। एंड एन ऑर्डिनेंस लेड बिफोर, अब ये जो था क्लॉज 2 वाला किसके मुतालिक मामला था, क्लॉज 2 में जो पैराग्राफ था, इन्होंने बताया अभी, ए पैराग्राफ का जो पार्ट उसका सब पैरा 1 था, वो था मनी के रिलेटेड अगर बिल हैं तो उसको ये तस्वुर किया जाएगा कि वो नेशनल असेंबली में वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। जबकि वो जो दूसरा मामला है, एन ऑर्डिनेंस लेड बिफोर बोथ हाउसेज, जो दोनों हाउसेज के सामने रखा जाता है अंडर सब पैराग्राफ 2 ऑफ पैराग्राफ ए ऑफ क्लॉज 2, लेकिन अगर क्लॉज 2 के पैराग्राफ ए के सब पैराग्राफ 2 के मुताबिक दोनों हाउसेज के सामने जो रखा जाता है, जो ऑर्डिनेंस रखा जाता है, शैल बी डीम टू बी अ बिल, उसको यह तस्वुर किया जाएगा कि वो एक बिल है इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस वेयर इट वॉज फर्स्ट लेड, कि उसे यह तस्वुर किया जाएगा कि ये एक, उस ऑर्डिनेंस को यह तस्वुर किया जाएगा कि वो ऐसा बिल है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है उस हाउस में जहां वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसको दोनों जगह इंट्रोड्यूस करवाना है ना, तो जहां उसको पहले लेड किया गया होगा, जहां उसको लेड बिफोर किया गया होगा, जिस जगह उसको पहले रखा गया था, यह तस्वुर किया जाएगा कि वो बिल उसी जगह पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ तक हमने आर्टिकल 89 कवर कर लिया। इंशाल्लाह इसके बाद जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट चैप्टर 3 आता है फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, इससे आगे इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे।